हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवश द्विवेदी है और घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम लेके आए 26 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स, जो यूपीएससी एग्ज़ाम साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। खासतौर पर अगर आप देखें प्रीलिम्स या मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, इन करंट अफेयर्स को हमने पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा वेरियस जो न्यूज़पेपर हैं जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, जो उनमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं, वहाँ से हमने इसे लिया है। तो आज कौन कौन से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जिसकी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं हम आज के पहले आर्टिकल की, जो है मलेरिया मुक्त भारत की ओर, कि भारत मलेरिया मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ पर आप देखें मलेरिया की जो समस्या थी भारत में देखी जा रही थी, लेकिन अभी अगर आप देखें 25 अप्रैल जिस दिन मलेरिया दिवस मनाया गया, तो एक डाटा सामने निकल के आया जो कहता है कि भारत कहीं ना कहीं मलेरिया पर नियंत्रण पाने की दिशा में अग्रसर है। फिर दूसरा आर्टिकल भारत और फ्रांस के बीच बीच में जो राफेल डील को लेकर है, उसको देखेंगे। फ्रांस और जो भारत का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसको भी समझेंगे। साथ ही साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आयामों को भी देखेंगे। इसके अलावा उत्तर व दक्षिण राज्यों की जो जनसंख्या के मध्य अगर आप देखें जो परिसीमन संबंधी विवाद है, उसको समझेंगे। परिसीमन आयोग का जो डाटा है, इसके अलावा जो इतिहास रहा है परिसीमन का, उसे भी जानेंगे। इसके साथ ही अगला आर्टिकल बात करेंगे एआई के उपयोग को लेके, तो भारत में क्या क्या पहल है एआई के संबंधित, और क्या चैलेंजेस है, क्या निकल के सामने आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है इसका इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी देखेंगे। ट्रंप के द्वारा अगर आप देखें जो परमाणु समझौता था, जिसे 2018 में ईरान के साथ जो परमाणु समझौता खत्म कर दिया गया था, उसको लेकर कुछ नई डेवलपमेंट हुई है, उसे जानेंगे। साथ ही साथ अमेरिका में जो सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान है, किस तरह सिटीजनशिप मिलती है, ग्रीन कार्ड क्या है, भारत का जो इंडियन डायस्पोरा अगर आप देखें अमेरिका में क्या सिचुएशन है और क्या कैसी स्थिति है, उसे देखेंगे। साथ ही साथ पड़ोसी में आंतरिक विस्फोट और इसका असर जो पाकिस्तान में जो वर्तमान में चल रही सिचुएशन को लेके, मेंस परीक्षा में पहला आर्टिकल पाकिस्तान संबंधित है और दूसरा भी, तो इसको हम कंबाइन करके देख लेंगे। लास्ट आर्टिकल आज का बात करेगा रूस के साथ क्रीमिया का महत्वपूर्ण क्यों है, तो क्रीमिया पर रूस का जो आधिपत्य है और जो इतिहास रहा है, उसको यहाँ पे देखेंगे। पहला आर्टिकल बात करेगा भारत में अगर आप देखें मलेरिया मुक्त भारत की ओर है। अब अगर देखें यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि विश्व जो मलेरिया दिवस है हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और 2015 से 2023 के बीच में मलेरिया के मामले में 80% की गिरावट के साथ अगर देखें, भारत 2024 में डब्ल्यूएचओ का एक समूह है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट से बाहर हो गया है। जो मलेरिया से ज़्यादा प्रभावित देश होते हैं उनसे संबंधित एक समूह था, जिससे भारत अब बाहर हो गया है। इसी अवधि में अगर आप देखें कि जो मौत होती थी मलेरिया से, उनमें 78.38% की कमी आई है। खास तौर पर अगर आप देखें जो 122 जिले जहाँ हैं जो मलेरिया शून्य मामले डिक्लेयर किए गए हैं। अब अगर आप बात करें इंटेंसिफाइड मलेरिया एलिमिनेशन प्रोजेक्ट के बारे में, जो बात करता है ऐसे 159 जिलों की जिनमें मलेरिया को ध्यान में रखते हुए जिनको लक्षित किया गया था, साथ ही उनमें मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया था। इस हेतु देश भर में टेस्ट, ट्रिक और ट्रैक जो डिप्लोमेसी कहें, मलेरिया के संबंधी जो नीति है, उसको चलाया गया था। अब भारत का लक्ष्य अगर आप देखें 2025 तक शून्य मलेरिया स्वदेशी मामलों तक पहुंचना है और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन के बारे में जानना है। तो ये तो बात हो गई। इसके अलावा अगर आप बात करें भारत में, अगर आप देखें 2025 की अगर थीम के बारे में देखें 2025 की क्या थीम थी, तो आप पाएंगे 2025 की थीम थी मलेरिया हमसे समाप्त होता, पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रेरित करें। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में वैश्विक संकल्प को लेकर यहाँ पे प्रयास था। इसके अलावा आंकड़ों की अगर आप बात करें तो आप पाएंगे मलेरिया मामलों में लगभग 80% की कमी आई है 2015 से 2023 तक को अगर हम देखें। साथ ही मौत में भी 78.38 की कमी है। शून्य मलेरिया जिले भी 122 घोषित किए गए हैं और ये दोनों हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया। मलेरिया उन्मूलन के लिए अगर आप देखें राष्ट्रीय रूपरेखा, नेशनल जो आउटलाइन इसको बनाया गया था 2016 से 30 में, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि मलेरिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2023 से 27 तक एक योजना है राष्ट्रीय स्तर पर, जो कहती है कि मलेरिया उन्मूलन की यहाँ पे बात करती है। भारत में अगर आप देखें मुक्त मलेरिया भविष्य का रास्ता दिखाई देता है और भारत इस दिशा में काफ़ी अग्रसर है। इसके अलावा अगर आप बात करें भारत में और क्या क्या प्रयास है मलेरिया को लेकर, तो मलेरिया के बारे में थोड़ा बेसिक फैक्ट अगर हम जानें तो आपको पता होना चाहिए कि जो मलेरिया है अगर आप जानें तो प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी पैरासाइट से मलेरिया फैलता है। इसके अलावा देखें जो एक मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनोफिलीज से फैलता है, एनोफिलीज से फैलता है। ठीक है।
WHO की अगर माने तो विश्व भर में अगर आप देखें जो अफ्रीकी देश हैं वहाँ पे मलेरिया की जो संबंधी समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ पर 94% मामले जो है पूरे विश्व में अफ्रीका में ही देखे जाते हैं। इसलिए भारत ने अमेरिका ने WHO ने क्या किया कि एक WHO ने HBHI नामक एक समूह बनाया जिसे कहा जाता है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट, इसके संबंध में बात की। अब अगर आप बात करें यहाँ पे कि आवश्यकता क्या है, अगर आप देखें मलेरिया संबंधी अगर आप देखें 2030 तक इस आसानी से तो उन्मूलन नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ आवश्यकता है। जैसे आप जागरूकता अभियान होने चाहिए मलेरिया संबंधी, है ना। खासतौर पे ऐसे स्थान जहाँ पे मच्छर पनपते हैं उनको हटाया जाना चाहिए, एलिमिनेट किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर निगरानी समिति की आवश्यकता है, खासतौर पे जो राज्य सरकारें हैं, इसके अलावा जो स्थानीय सरकारें हैं, इनको क्या किया जाना चाहिए, इनको आपस में मिलकर काम किया जाना चाहिए, आपस में मिलकर काम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो देखिए स्वास्थ्य संबंधी जो बजट है उसका सही यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी जो बजट है उसका सही यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे शिक्षा के स्तर पर मलेरिया संबंधी जागरूकता इसके बारे में प्रयास किया जाना चाहिए। बच्चों को मलेरिया के बारे में अगर नहीं पता है तो उसको बताया जाना चाहिए। साथ ही साथ रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है उसके संबंध में भी बताना चाहिए। तो यहाँ पे आवश्यकता अगर आप देखें तो बेसिकली यह मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता दिखाई देती है जो लोगों को अवेयर करे। साथ ही साथ तकनीकी आधारित जो निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है जिससे मलेरिया को ट्रीट किया जा सके। अगर आप देखें दक्षिण एशिया में संबंधित जो आंकड़े देखें मलेरिया के, तो आप पाएंगे कि जो भारत और पाकिस्तान है दक्षिण एशिया में, अगर आप देखें तो भारत व पाकिस्तान है, वहाँ पे अगर आप देखें सबसे ज़्यादा मलेरिया के मामले दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें जहाँ 5 लाख 5.5 लाख से ज़्यादा अगर आप देखें हर साल ऐसे मामले आते हैं, वहीं अगर आप भारत देखें तो भारत 4.5 लाख के आसपास है। इसके बाद अगर आप देखें बांग्लादेश में 40,000 है, नेपाल में 5,000 है, श्रीलंका में भी अगर आप देखें मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है श्रीलंका 2016 में। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी अगर आप देखें मामले दिखाई देते हैं, भूटान में भी दिखाई देते हैं। अब दक्षिण एशिया में अगर आप देखें भारत पाकिस्तान सबसे बड़े मलेरिया के बोझ को झेल रहे हैं। वहीं अगर आप देखें श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जिसको WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश यहाँ पे घोषित किया गया है। भूटान और नेपाल में भी कम मामले हैं। देखिए बांग्लादेश में अगर आप देखें जो पूर्वी पहाड़ी मामले हैं, खासतौर पर अगर आप देखेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा मलेरिया की समस्याएँ दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें अगले आर्टिकल की, तो ये हमने मलेरिया संबंधी आर्टिकल देखा, हमने काफ़ी चीज़ देख ली। अगला आर्टिकल हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगला आर्टिकल बात करें भारत और फ्रांस 28 अप्रैल को 26 राफेल एम विमान के 63,000 करोड़ रुपये का समझौता करेंगे। आपको पता है कि जो भारत है अमेरिका से राफेल जो लड़ाकू विमान है उसको ले रहा है। इसके बारे में कुछ आर्टिकल था अगर आप बात करें, इसकी अगर बात कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ बात करें, मल्टी रोल फाइटर का रोल है यहाँ पे आप देखें। फर्स्ट फ्लाइट ये हुई थी। तो ये बेसिक जानकारी है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखें भारत राफेल की खरीदी करेगा जो भारत को नौ सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण पहल के रूप में बढ़ाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखें इनको अगर आप देखें INS विक्रमादित्य में अगर आप देखें तैनात किया जाएगा, विक्रमादित्य में तैनात किया जाएगा, जिससे जो नौसेना है उसकी जो शक्ति है उसमें बढ़ावा मिलेगा। सौदे की अगर ये संरचना देखें तो बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये समझौता है, सरकार से सीधे खरीद। तो इस तरह से यहाँ पे G2G समझौता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें विमान विनिर्देश मामले में देखें तो इस खरीद में 26 राफेल जो विमान है इनको शामिल किया गया, जिसमें 22 एकल सीट वाले लड़ाकू विमान, 4 ट्विन सीटर वाले यहाँ पे शामिल है। वितरण की समय सीमा अगर आप देखें 3 साल के अंदर शुरू होना है और पूरे बेड़े का वितरण 6 साल के भीतर हो जाना है। तो ये तो यहाँ पे ये मामला कह रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें अब अगर आगे आप बात करें तो MiG-29 विमान के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत में इसको शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत लगभग 1950 से भारत और फ्रांस अगर देखें तो रक्षा क्षेत्र में भारत और फ्रांस की जो साझेदारी है 1950 से चलती आ रही है। 1950 से 60 के बीच अगर हमने देखें तो हमने मिस्टियर, इसके अलावा ओरगन जैसे क्या लड़ाकू विमान क्या किए थे फ्रांस से खरीदे थे। फिर इसके अलावा जगुआर व मिराज के बारे में मैं आपको आपने सुना होगा, जो मिराज विमान है वो भी हमने फ्रांस से ही लिया था। 1998 के बाद भारत के परमाणु परीक्षण के बाद भी फ्रांस ने क्या किया, भारत से इस समझौता जो था नहीं तोड़ा, भारत से रिश्ते नहीं तोड़े और लगातार लड़ाकू विमान लगभग भिजता रहा। हमने उससे कई तरह खरीदते रहे। 2016 के बाद आसपास देखेंगे हमने 36 जो राफेल लड़ाकू विमान है इसको लेकर समझौता किया। और 2022 में अगर आप देखें 2022 में आप आएंगे तो आप पाएंगे जो भारत फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी उसके 25 वर्ष हो जाते हैं, गोल्डन जुबली मनाई जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो रहा है। अगर आप बात करें दोनों के सहयोग के क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों के सहयोग यहाँ पे दिखाई देते हैं, जहाँ पे अगर आप देखेंगे भारत और फ्रांस न सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदी बल्कि अगर आप देखेंगे सैन्य अभ्यास में भी आपस में एक दूसरे साझेदार दिखाई देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रांस है इसके आइलैंड हिंद महासागर में भी हैं। तो हिंद महासागर में होने के नाते फ्रांस भी क्या है कि ऐसे हिंद महासागर संबंधी डील में पार्टिसिपेट करता है। खासतौर पर अगर आप देखें वरुण जो
नौसैनिक अभ्यास है, इसमें 1993 से क्या कर रहा है यहाँ पे भागीदारी यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें स्कॉर्पियन सबमरीन फ्रांसीसी तकनीक भी भारत की आधारित है। अब फ्रांस का जो सामरिक महत्व अगर आप देखें तो भारत इंडो पैसिफिक में स्थायी उपस्थिति वाले यूरोपीय देशों में रियूनियन आइलैंड है और न्यू कैलेडिया। अगर आप देखें कि जो इसके आइलैंड है इसके बारे में अगर आप बात करें तो आइलैंड कौन कौन से हैं, एक तो है रियूनियन आइलैंड, इसके अलावा न्यू कैलेडोनिया आइलैंड। तो ये क्या है, फ्रांस के जो आइलैंड यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब साथ ही साथ अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, क्लाइमेट चेंज हो, टेररिज्म हो, उसमें जो फ्रांस से भारत का सहयोग करता है, भारत का सहयोग यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, उसमें स्थायी सदस्य के तौर पर भी फ्रांस भारत का सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर देखें, ये तो बात होगी रक्षा संबंधी। अगर आर्थिक आयामों को देखें भारत और फ्रांस के मध्य आर्थिक आयाम, तो आर्थिक आयाम में हम क्या पाएंगे, भारत फ्रांस का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक भाग है, व्यापारी भागीदार है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके बीच अगर देखें द्विपक्षीय अगर व्यापारिक समझौते की बात करें तो लगभग 13.4 बिलियन डॉलर के इनके मस्त व्यापार है। वहीं अगर आप देखें जो FDI निवेश है लगभग 10.5 बिलियन डॉलर के आसपास भारत में है, फ्रांसीसी कंपनी इसका, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रांस है स्मार्ट सिटी मिशन हो चाहे पुदुचेरी, चंडीगढ़, नागपुर में, उसमें सहयोग कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें जो जैतपुरा जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट है, परमाणु जो प्रोजेक्ट है, उसमें यहाँ पे फ्रांस का सपोर्ट दिखता है। इसके अलावा अगर आप देखें स्टार्टअप हो चाहे फिनटेक, उसमें भी बहुत सारा सहयोग दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो भारत फ्रांस नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में लगातार सहयोग दिखाई देता है। 2015 में अगर आप देखेंगे जब भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, उसमें अगर आप देखेंगे फ्रांस ने भागीदारी की, जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के प्रति जो भारत की प्रतिबद्धता है उसमें सहयोग के रूप में निकल के सामने आता है। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी, इनोवेशन हो, अर्बन मोबिलिटी हो, इस दिशा में भी फ्रांस भारत का लगातार सहयोग कर रहा है। तो ये तो आर्टिकल हमने यहाँ पर देख लिया भारत फ्रांस के संबंध के बारे में। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा उत्तर और दक्षिण की जो जनसंख्या और राजस्व के बीच समझौता करना चाहिए परिसीमन पर। अब अगर आप बात करें तो बेसिकली हिस्ट्री में अगर आप जाएँ, इस आर्टिकल को हमने कई बार हालांकि देखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मामला ये है कि भारत में 2026 में डिलिमिटेशन होने की संभावना है, परिसीमन होने की संभावना है, जिससे जो लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो समस्या ये है कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं इन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण को लेकर बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिससे यहाँ की जो जनसंख्या है नियंत्रित हुई है। वहीं अगर उत्तर भारतीय राज्यों से तुलना करें तो इनकी जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। अब जैसे अगर आप देखें एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करें, उदाहरण के लिए बात करें, तो आप देखेंगे कि जो यूपी है अगर आप देखें तो 23 करोड़ के आसपास जनसंख्या दिखाई देती है, लेकिन केरल में अगर आप देखें तो 3.5 करोड़ की जनसंख्या 2021 में दिखाई देती है। अब अगर आप देखें इसके अलावा एक तो ये मामला हो गया, दूसरा मामला क्या हो कि जो राजस्व का योगदान है, राजस्व योगदान में अगर आप देखें तो लगभग अगर आप देखें 35% जो योगदान है दक्षिणी राज्यों का दिखाई देता है, वहीं केवल अगर आप देखें जो लोकसभा सीट अगर आप देखें तो केवल 24% ही है, लोकसभा सीट केवल 24% है। तो ये सारे चैलेंजेस निकल के सामने आते हैं। इसके अलावा और क्या दिक्कत होती है, गैर राजनीतिक परिसीमन की कमी है। अगर आप देखें गैरीमेंडरिंग क्या सकता है, गैरीमेंडरिंग क्या होता है, गैरीमेंडरिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन है। अगर आप देखें परिसीमन के बारे में बताया। इसके अलावा अगर आप देखें गैरीमेंडरिंग के बारे में बताता है कि जब सीमाओं को राजनीतिक लाभ के लिए ना कि निष्पक्षता के आधार पर फिर से निर्धारित किया जाता है। तो बेसिकली जब क्या किया जाता है, जब परिसीमन इस आधार पर किया जाए कि किसी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलने वाला है तो उसे गैरीमेंडरिंग बोला जाता है। तो इसको लेकर भी क्या है, चिंता है यहाँ पर। अगर आप देखें परिसीमन के मुख्य बिंदु इस आर्टिकल में ये है कि परिसीमन का प्रभाव क्या होगा। आपको पता है कि इससे जो उत्तर भारतीय राज्य हैं वहाँ पे सीटें बढ़ जाएंगी, दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटें नहीं बढ़ेंगी, जिससे एक तरह से फिर एक असंतुलन उत्पन्न होने वाला यहाँ पे दिखाई देता है। फिर यहाँ पे बहुत सारी आवश्यकता दिखाई देती है, परिसीमन के इतिहास के बारे में भी यहाँ पर दिखाई दे, जिसके हम अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब अगर आप बात करेंगे इस आर्टिकल के अन्य तथ्यों के बारे में तो आप पाएंगे शहरीकरण प्रवासन संबंधी समस्या है, आंकड़ों पर निर्भरता के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर आगे आप बात करें परिसीमन के बारे में बात करें तो अगर परिसीमन बेसिकली का उद्देश्य यही था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो लोकतंत्र में क्या जनसंख्या की जो भागीदारी है चुनाव प्रक्रिया में होनी चाहिए, इसलिए सीटों का बढ़ना भी आवश्यक है। तो जो पहला परिसीमन हुआ था 1952 में हुआ था और जनसंख्या का आंकड़ा है 1951 का लिया गया था। उसके बाद अगर देखोगे दूसरा परिसीमन होता है कब, 1963 में, जहाँ पर आप देखोगे कि 1961 का डाटा लिया गया। फिर तीसरा परिसीमन 1976 में दिखाई देता है
1976 में जो परिसीमन हुआ उसमें जो आंकड़े हैं 1971 के लिए गए। फिर चौथा जो परिसीमन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसके बाद अगर आप देखेंगे 2001 तक के लिए रोक लगा दी गई, रोक लागू हो गई, रोक लागू की गई, ठीक है। और 1976 को ही परिसीमन का आधार माना गया, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे कि 2001 में क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन यहाँ पे किया गया था। अगर आप देखें 42वां संविधान संशोधन किया गया था 2001 में। आप पाएंगे जो 84वां संविधान संशोधन होता है और कहा जाता है कि 2026 तक की सीटों की संख्या को निश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ सीमाओं का अंदर अगर आप देखें एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन सीटों की वृद्धि नहीं की जाएगी ओवरऑल, ऐसा माना गया, ठीक है। फिर 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया और 2001 की जनगणना के अनुसार जो आंतरिक सीटें हैं उनको क्या किया गया, एडजस्ट किया गया। तो ये तो बात हो गई। हाल में बहस क्या निकल के आई कि जो योगेंद्र यादव हैं स्वराज इंडिया ने, उन्होंने कहा कि जनसंख्या बनाम जो राजस्व के संतुलन पर परिसीमन के खतरे को उन्होंने सामने लेके आए हैं और उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे चुनौती एक उत्पन्न हो रही है। अब ये तो बात होगी चुनौती की, अगर इसमें क्या किया जाना चाहिए, अगर आप देखें आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो इसमें आप पाएंगे कि सबसे पहले अगर देखें उत्तर दक्षिण राज्यों के बीच समझौते की आवश्यकता, अगर आप देखें नॉर्थ साउथ समझौते की आवश्यकता है, ऐसा योगेंद्र यादव का मानना है कि जनसंख्या और राजस्व योगदान को लेकर दोनों में संतुलन सुनिश्चित होनी चाहिए। फिर इसके अलावा अगर आप देखें बात करते हैं स्वतंत्र परिसीमन आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, परिसीमन आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें अगर आप देखें रिटायर्ड जज हों, है ना, जिससे क्या किया जा सके, निष्पक्षता को बनाया जा सके। साथ ही साथ अगर आप देखें संवैधानिक सुरक्षा की बात होनी चाहिए, परिसीमन संबंधी जो जुड़े नियम हैं उनकी न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित रखना, इससे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित ना किया जाए। तो गैर राजनीतिकरण इसमें होना चाहिए, राजनीतिकरण इसमें नहीं होना चाहिए, तो ऐसा इनका मामला है। साथ ही साथ अगर आप देखें मतदाता जो सूची उसमें सुधार होना चाहिए, मतदाता सूची में सुधार। बहुत सारे ऐसे आंकड़े पाए गए थे जिसमें फर्जी वोटर्स की संख्या लगातार बढ़ती है, ऐसा भी कहा जा रहा था। तो ये सारे जो डायमेंशन देखने को मिलते हैं अगर आप देखें। आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन जिसमें 2001 तक के लिए स्थगित किया गया था, फिर 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह अवधि 2026 तक की बढ़ा दी गई थी। अब अगर मेंस में बात करें तो मेंस में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि 2026 का जो डिलिमिटेशन जो एक का कंटेक्स्ट चल रहा है उसको लेकर आप क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए कि जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी असमानता है ना, उसको लेकर क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, ठीक है। साथ ही साथ संस्थागत उपायों को भी सुझाव दीजिए। ये बात हो गई इसके बारे में, डिलिमिटेशन संबंधी आर्टिकल के बारे में। अगला आर्टिकल बात करते हैं एआई को रचनाकार के रूप में। यहाँ पे अगला आर्टिकल बात कर रहा है, अगर आप बात करें भारत में एआई की क्रांति मुहाने पर चल रही है। आपको पता है कि एआई बेसिकली क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को सोचने, सीखने, निर्णय लेने की क्षमता को बनाना है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसका जो योगदान है स्वास्थ्य हो, कृषि हो, शिक्षा हो, सरकारी योजनाएं हो, हर दिशा में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य में अगर आप देखें रोगों की पहचान हो, फिर चाहे टेलीमेडिसिन उपलब्ध कराना हो, फसल के संबंध में फसल की भविष्यवाणी करनी हो, कीट नियंत्रण हो, स्मार्ट सिंचाई हो, हर जगह आप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्थानीय भाषाओं में व्यक्तिगत शिक्षा के विकास में इसको देखने को मिल रहा है। भारत में अगर आप देखें 1.4 बिलियन लोग निवास करते हैं, जहाँ डिजिटल आबादी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। एआई क्रांति मुहाने पर खड़ा, हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए एआई वास्तव में भारतीय विविधता जरूरतों की सेवा करता है दृष्टिकोण को सांस्कृतिक प्रासंगिकता, स्थानीय भाषा समावेशी नवाचार प्राथमिकता देनी चाहिए। ये तो यहाँ पे बात हो रही है एआई के संबंध में उपयोग में। लेकिन भारत में अगर चैलेंजेस दिखाई देते हैं, बेसिकली कौन से चैलेंज दिखाई देते हैं भारत में? चैलेंजेस ये दिखाई देते हैं कि डिजिटल खाई भारत में दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ इंटरनेट अगर आप देखें उपलब्ध है, तकनीकी पहुँच की इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तकनीकी पहुँच कमी है। साथ ही साथ भाषा संबंधी अवरोध दिखाई देते हैं कि अगर आप देखें एआई कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा में बेहतर परिणाम देता है। इसके अलावा डाटा गोपनीयता संबंधी चुनौतियाँ निकल के सामने आती हैं। पारदर्शिता व नैतिक जवाबदेहिता की भी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये तो बात हो गई अगर आप देखें। इसके अलावा कौन कौन से एआई का निर्माण, एआई साक्षरता को केवल तकनीकी शिक्षा से परे बढ़ाना चाहिए, आलोचनात्मक सोच, नैतिकता, उन एआई प्रणालियों को डिजाइन यहाँ पे शामिल, तो यहाँ पे बात कर रहा है। इसके अलावा नवीनतम आंकड़े की बात करें 2027 तक 17 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, संभावना है, जो 25 से 30% CAGR है, ठीक है। ये यहाँ पे बात कर रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें एआई के संबंध में तो सरकारी पहल अगर आप देखें, सरकारी पहल के बारे में अगर आप पाएंगे तो यहाँ पे भी हालांकि उल्लेखित है, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो नीति आयोग है उसका, नीति आयोग का एआई पर स्ट्रैटेजी है, नेशनल स्ट्रैटेजी है, राष्ट्रीय रणनीति है 2018 में, रणनीति है 2018 में। इसके अलावा अगर आप देखें एरावत के बारे में आपने सुना होगा, एआई रिसर्च एनालिटिक एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म, ये भारत का क्लाउड आधारित एआई रिसर्च प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इंडिया एआई पोर्टल के बारे में भी आपने सुना होगा, इंडिया एआई पोर्टल
जो भारत में क्लाउड रिसर्च, अगर आप देखें भारत में मेटीनेसकॉम ने लॉन्च किया था। फिर हनुमान एआई व स्वर्ण के बारे में जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुना होगा, जो 11 भारतीय भाषाओं में सेवा प्रदान कर रहे हैं। पीएम वाणी जैसी योजनाएं भी भारत में संचालित हैं। तो भारत में अगर आप देखें जनसांख्यिकीय लाभांश उठाना है तो युवाओं को एआई साक्षर बनाना होगा, स्थानीय भाषाओं में एआई को सुनिश्चित करना होगा, एआई को पहुंचाना होगा, सस्ती तकनीकी भी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे न्याय संगत और जवाबदेह एआई सिस्टम को बना के रखना होगा। ये बात हो गई यहाँ पे एआई संबंधित आर्टिकल के बारे में। अब अगला आर्टिकल बात करेगा, ट्रंप ने कहा यदि परमाणु समझौता विफल होता है तो ईरान पर हमले में पैक का नेतृत्व करेंगे। अब ये क्यों चर्चा में आया, इसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब अगर आप बात करें तो एआई जो ये एआई में अगर आप देखें ईरान के साथ जो दो परमाणु समझौता उसकी शुरुआत अगर आप देखें 2000 के दशक में मानी जाती है, जहाँ पर अगर आप देखें पश्चिम देश और यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन के अलावा अगर आप देखें यूएस को ऐसा शक हुआ कि कहीं ना कहीं जो ईरान है परमाणु कार्यक्रम को संचालित कर रहा है और आगे चल के परमाणु हथियार बना सकता है, तो उन्होंने क्या किए, आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। अब आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिया तो बाद में ईरान का और पश्चिमी देशों के साथ विवाद होने लगा, और जिसको फिर 2015 में एक समाधान किया गया, जो 2015 में JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या किया गया, एक समझौता किया गया जिसमें P5+1 कंट्री सामने निकल के आई। अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, चीन व जर्मनी जो परमाणु संपन्न देश थे खासतौर पे, उनमें अगर आप देखें तो उनके साथ समझौता हुआ ईरान का, और ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ जिसमें ईरान ने बेसिकली कहा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए वो क्या करेगा, स्वीकार करेगा ईरान के परमाणु केंद्रों पर, बदले में ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध है उनको हटाया जाएगा। फिर बाद में अगर आप देखो 2018 में क्या होता है, ये जो ट्रंप फैसला करके ये जो JCPOA है उससे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने खुद को बाहर निकाल लिया और साथ ही कहा कि जो खतरनाक क्षेत्रीय भूमिका जो ईरान निभा रहा है उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। फिर ईरान धीरे धीरे क्या करता है, शर्तें उल्लंघन करना शुरू कर देता है, क्योंकि अमेरिका ने अगर आप देखें ट्रेड बैरियर लगाने शुरू कर दिए। ट्रंप का अगर हालिया बयान अगर देखें तो ट्रंप ने अभी कहा कि अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई में पैक का नेतृत्व करेगा। अर्थात यह कि हालांकि अभी जो अमेरिका है वो ईरानी नेताओं के साथ मिलने को, बात करने को तैयार है, जिससे शांतिपूर्वक इसका हल निकाला जा सके। वह जो विश्व को अगर आप देखें एक और कहते हैं कि न्यूक्लियर जो पावर कंट्री है उसको यहाँ पे ना देखना पड़े। अमेरिका का मानना है कि गैर जिम्मेदार कंट्री देश है, जिस वजह से क्या है विश्व स्तर पर समस्याएं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हालांकि उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है ईरान व इजराइल के मामले में, और हमले करने से ईरान को नहीं रोका, लेकिन वो ईरान जो है इजराइल को खतरा लगता है, जिस संबंध में उन्होंने कहा कहीं ना कहीं हमें फिर से एक बार बात करने की आवश्यकता है। ये तो बात हो गई ईरान की परमाणु समझौते के बारे में। अब इसके अलावा अगर आप बात करें विश्व में, अगर आप देखें विश्व में परमाणु समझौते की अगर बात करें तो आप पाएंगे कि NPT के बारे में आपने सुना होगा। NPT के बारे में आपने सुना होगा। NPT क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऐसा है जो परमाणु के हथियार हैं उनको रोकने के लिए परमाणु ऊर्जा को शांति उपयोग बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, और पूरे विश्व को डिसआर्मामेंट करने की दिशा में प्रयास करती है। इसमें 3 बेसिकली स्तंभ हैं। बेसिकली अगर आप देखें नॉन प्रोलिफिकेशन, अप्रसार करना, इसके अलावा जिसके पास परमाणु हथियार को खत्म करना, निशस्त्रीकरण करना, साथ ही साथ जो न्यूक्लियर है उसका शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए उपयोग करना। तो ये इसके अगर आप देखें इसको 1968 के आसपास में इसको मंजूरी दी गई थी और 1970 में इसको लागू कर दिया गया, और वर्तमान में अगर देखें 190 देश यहाँ पर इसका पार्ट है। ये तो बात हो गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को NPT के कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने का जिम्मा सौंपा गया। अब अगर आप बात करें इसके अलावा IAEA के बारे में आपने सुना होगा। IAEA क्या है? इसको 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था, वियना में इसका मुख्यालय है। अब ये क्या करता है? परमाणु ऊर्जा संबंधी या परमाणु संबंधी क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा CTBTO के बारे में आपने सुना होगा। 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और परमाणु परीक्षण को रोकने के लिए इसको प्रयास यहाँ पे करता है। इसके अलावा अगर आप देखें NSG का ग्रुप आप देखेंगे, NSG का ग्रुप बना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1974 में बना, जो परमाणु ऊर्जा संबंधी निगरानी का कार्य करता है। तो ये तो बातें हो गई। अब न्यूक्लियर भारत में अगर आप देखें परमाणु दृष्टिकोण के बारे में अगर देखें तो भारत NPT को भारत ने साइन नहीं किया है। तो भारत ने अगर आप देखें NPT को साइन नहीं किया है। अगर आप बात करें तो भारत ने NPT को साइन नहीं किया। इसके अलावा यह संधि परमाणु हथियारों के विकास से रोकने के लिए असमान बताती है। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग यहाँ पे रणनीति बताती है, लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाता है, जो बात करता है कि पहले किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें भारत ने क्या किया कि 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नामक प्रोजेक्ट चलाया। स्माइलिंग बुद्धा
जिसके तहत पहला परमाणु परीक्षण किया गया, वो 1998 में पोखरण-2 भी किया गया। तो भारत इस तरह से अगर आप देखेंगे परमाणु संपन्न देश के रूप में निकल के, हालांकि बात शांतिपूर्ण उपयोग की बात करता है। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा किसके बारे में कि ट्रंप के पहले 100 दिनों में अमेरिका प्रवासियों को बाहर किया गया, इसके बारे में यहाँ पर अगला आर्टिकल बात करेगा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि अमेरिका में लगातार जो माइग्रेशन की समस्या देखने को मिलती है, अगर आप देखें अवैध जो प्रवासन अमेरिका में लगातार देखने को मिलता है, इससे संबंधित यहाँ पे आर्टिकल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के 100 दिनों के प्रवासन अवैध प्रवासन के खिलाफ एक आक्रामक अगर आप देखें अभियान शुरू किया, जो राष्ट्रपति बाइडेन के उदार दृष्टिकोण की तुलना में काफ़ी सख्त था। इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहा है। तो अगर आप बात करें कि ये मुख्य विशेषताएं क्या है कि अप्रवासन पर रोकना है ना, और जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, सख्त कानून बनाना जिससे अप्रवासन को रोका जा सके, सजा और हिरासत का प्रावधान करना, मानवीय प्रेस कार्यक्रम को अंत करना, ये तो बात हो गई। साथ ही साथ कुछ आंकड़े दे रहे हैं, जो 1,45,000 अप्रवासन उल्लंघन दर्ज किए गए, ये आंकड़े दे रहे हैं। अब अगर हम इस पर चर्चा करें तो बेसिकली आप पाएंगे अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जो अवैध प्रवासन इसका कारण दिखती है। अब अमेरिका में अगर आप देखें तो नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं, तो पहला है अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको वहाँ का नागरिक होना चाहिए, या तो नागरिक होना चाहिए, नागरिक जन्म से होना चाहिए। दूसरा, आप वहाँ पे प्राकृतिकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिक जन्म कैसे, जैसे मान के चलिए कोई भी वहाँ पे बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म से ही वहाँ का नागरिक हो जाएगा, और ऐसा जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 16 अमेंडमेंट के द्वारा इसको शामिल किया गया। ठीक है। बाद में नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें अगर आप देखें, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में आपको 5 साल वहाँ पे रहना होगा। ठीक है, कानूनी रूप से निवास करना होगा। यदि व्यक्ति अमेरिकन नागरिक से शादी करता है, अगर विवाह करता है, तो अगर आप देखें 3 साल में ही जो है वहाँ का नागरिक बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। और वहाँ अगर नागरिक के अप्लाई करना है तो आपको फॉर्म N-400 आपको भरना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर आप देखिए एक परीक्षा होगी जिसमें अमेरिका के संविधान के बारे में पता होना चाहिए, भाषा के बारे में पता होना चाहिए, सरकार के बारे में पता होगा, इंटरव्यू भी होगा, जिसके बाद अगर आप देखें नागरिकता संबंधी शपथ है वो ली जाएगी और वो नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड का प्रोविजन अगर आप देखें, यदि कोई व्यक्ति स्थायी निवास के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करता है, वह नागरिकता प्राप्त करने की प्राकृतिकरण प्रक्रिया के लिए भी पात्र हो जाता है। अब अगर आप बात देखें भारत में जो अमेरिका में अवैध प्रवासन क्यों होता है, तो बेसिकली अगर आप देखें वहाँ पे कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, चाहे रोजगार के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो, स्वास्थ्य के संदर्भ में हो। फिर उसके अलावा अन्य देशों में अगर आप देखें गरीबी बेरोजगारी के सीमित अवसर दिखाई देते हैं। संघर्ष बहुत सारे देशों में चलता रहता है, चाहे मध्य पूर्व अफ्रीकी कंट्रीज हो, दक्षिण अमेरिका हो या अफ्रीका के देश हो, वहाँ पर राजनीतिक संघर्ष दिखाई जाता है, जिससे लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं। साथ ही साथ पारिवारिक पुनर्विलीन देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों के परिवार वहाँ रहते हैं और अगर उनका जब वीज़ा नहीं लगता तो कहीं ना कहीं इलीगल वो बुलाने का प्रयास करते हैं। बेहतर रोजगार जीवन स्तर में लोग वहाँ पे प्रवासन करते हैं। अब इस वजह से बहुत सारी अमेरिका को चुनौतियाँ भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारे हमले भी अमेरिका में हुए, अगर आप देखेंगे अमेरिका में जो आतंकी हमला हुआ उसके अलावा, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ये चुनौती का कारण बनती है। ये तो बात होगी। अब भारत में अगर आप देखें, भारत का अगर इंडियन डायस्पोरा की अगर आप बात करें अमेरिका में, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत को लगभग अगर आप देखेंगे 4.5 मिलियन के आसपास अगर आप बात करें तो जो भारत का 4.5 मिलियन के आसपास डायस्पोरा अमेरिका में निवास करता है। उनमें भी जो अच्छे उसके राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, कैलिफोर्निया है, न्यू जर्सी है, टेक्सास है, इलियास है, वहाँ पे बसे हुए हैं। और ये बेसिकली कैसे हुआ कि 1965 में क्या होता है कि जो अमेरिका उदार नीति अपनाता है, उदार नीति प्रवासन के लिए अपनाता है, बहुत सारे लोगों का रोजगार के लिए क्या होता है, अमेरिका प्रवास होता है, उच्च शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए प्रवास होता है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे भारतीय पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक अमेरिका में जाके बसने लगे। अब इन्होंने क्या किया, आर्थिक योगदान भी दिया। आप देखें तकनीकी क्षेत्र में, चाहे आप देखें गूगल के, चाहे CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, कहीं ना कहीं सभी लोग लगभग भारत के दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर आप देखें बहुत बड़े डॉक्टर्स, नर्स अमेरिका में भारतीय दिखाई देते हैं। उद्यमिता के स्तर भी वहाँ पर अगर आप देखें बहुत सारे छोटे मोटे और बड़े व्यवसायों के अमेरिकी मालिक वहाँ पे दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक योगदान भी वहाँ पे दिखाई देता है, शिक्षा और सामाजिक स्तर पर भी योगदान वहाँ पे दिखाई देता है। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस निकल के आते हैं, नस्ली भेदभाव हो, चाहे विशेषकर 9/11 का जब हमला हुआ था अमेरिका में, उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप से जो लोग आते थे उनको लेकर नस्ली भेदभाव यहाँ पर हुआ, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज यहाँ पे दिखाई देता है। अब इसके अलावा अगला आर्टिकल बात करेंगे इंडिया पाक रिलेशन संबंधित। यहाँ पे 3 आर्टिकल है जो इंडिया जो पाकिस्तान से संबंधित के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर जो पहला आर्टिकल बेसिकली बारे में बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहे हैं कि अमेरिका जो अगर आप देखें पाकिस्तान गहरे आंतरिक अस्थिरता से घिरा हुआ है, आतंकवादी हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, अलगाववादी विद्रोह द्वारा बढ़ावा हो रहा है। विशेषकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा देश में कमजोर आंतरिक स्थिति भारत को व्यापक क्षेत्र के प्रति उसकी नीतियों महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। आपको पता है कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं स्वायत्ता की मांग करता है, जिस संबंध में बहुत सारे जो हमले हैं वहाँ पे मिलिटेंट्स द्वारा वहाँ पे दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी एक खतरा उत्पन्न करते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे कि जो इसकी विशेषता देखें, आतंकवादी गतिविधियों में भारत की प्रति की अगर आप देखें
जहाँ से पता चला कि पाकिस्तान के आधारित आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर तैयबा इसमें शामिल थे। जम्मू कश्मीर संवैधानिक परिवर्तन का प्रभाव अगर देखिए यह भी देखने को मिलता है। पाकिस्तान में आंतरिक शांति देखने को मिलती है। इसके अलावा बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुपों द्वारा जो पाकिस्तान का सीपेक कॉरिडोर है उसको लेकर बहुत सारे हमले होते हैं, वो सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला आर्टिकल बेसिकली बात करेगा पाकिस्तान के लिए टूल किट के बारे में। तो इस इन सारे जो आर्टिकल इनको हम एक लेके कंबाइन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर देखें जो 1947 में जिस तरह से विभाजन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को मिले। 1947-48 में पाकिस्तान भारत के बीच युद्ध हुआ। उसके अलावा अगर आप देखें जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर था 1965 में, अगर आप देखेंगे 1965 कश्मीर संघर्ष के बाद भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे पर आक्रमण किया और युद्ध विराम समझौते की बात हुई। फिर आप देखिए 1971 में जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश को समर्थन किया और जो पूर्वी पाकिस्तान है वह अलग हुआ, वो कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान और जो भारत के संबंध में खटास लेके आया। फिर उसके बाद जो भारत का परमाणु परीक्षण है, अब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो दोनों को लेकर असुरक्षा चिंता को दिखाता है। 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान द्वारा चुपके से कारगिल अटैक का, जिसमें भारतीय सेना के जवानों की मौत हुई, बाद में कारगिल युद्ध हुआ और इसमें भारत की विजय हुई। तो वो ये सारे जो घटनाक्रम रहे कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है उनमें स्थिरता को दर्शाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें जो प्रॉक्सी जो वॉर है उसकी रणनीति क्या अपनाता है पाकिस्तान। प्रॉक्सी वॉर के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आतंकी संगठनों को समर्थन देना, उनके लिए क्या करना, बेस तैयार करना जिससे वहाँ पे ट्रेन हो सके आतंकवादी और जम्मू कश्मीर व भारत के जो विभिन्न क्षेत्र वहाँ पे हमला कर सकें। ऐसे हमले अगर आप देखेंगे 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई हमला हुआ, और ये हमले कहीं ना कहीं भारत की जो आंतरिक सामरिक जो सुरक्षा है उसको कहीं ना कहीं चुनौती देते हैं। अब भारत के पाकिस्तान के साथ अन्य भी आयाम है, जैसे कि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, जो सिंधु झेलम चीना और रावी ब्यास सतलज का जो जल विभाजन है उसको लेकर हुई थी। उसका भी अगर देखा बार बार पाकिस्तान उल्लंघन करता है और भारत और पाकिस्तान ऐसा भी दावा करता है कि भारत इसका उल्लंघन करता है। इसको संबंध भी लेकर भी चिंताएँ यहाँ पे दिखाई देती हैं। बेसिकली भारत और पाकिस्तान के संबंध जटिल दिखाई देते हैं, इनको यहाँ पे बैलेंस करने की आवश्यकता है। ये चीज़ यहाँ पे आर्टिकल हमने देखा। अगला आर्टिकल बात करेगा, ये वही वाटर संबंधी आर्टिकल, इसको ऑलरेडी हमने देख लिया था। अगला आर्टिकल बात करेगा रूस के लिए क्रीमिया क्यों महत्वपूर्ण है। अब आपको पता होना चाहिए कि रूस क्रीमिया विवाद, आपको अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पता हो तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या था, यूएसएसआर था। अब यूएसएसआर में अगर आप देखें जब यूएसएसआर था तो क्रीमिया वाला क्षेत्र यूक्रेन के पास था, तो यूएसएसआर को कोई भी समस्या नहीं थी। बाद में जब आप देखो कि जो 1991 आता है, 1991 के बाद जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, विघटन होता है, उसके बाद यूएसएसआर को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर काला सागर क्षेत्र अगर आप देखें ब्लैक सी वाले क्षेत्र में अगर मान के चलिए आपको अपना कंट्रोल बना के रखा था, तो क्रीमिया वाले क्षेत्र में कब्जा करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पर क्रेच स्टेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, टुजला आइलैंड क्रेच स्टेट है ना, ये बात करता है। और सी ऑफ अजोब है यहाँ पर, और ब्लैक सी यहाँ पे लिंक का काम करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको जोग्राफिकल लोकेशन भी याद रखनी है। बाद 2014 में अगर आप देखेंगे यूक्रेन ने क्या, यूक्रेन राजनीति का स्थिरता और राष्ट्रपति जो होते हैं उनको सत्ता से बाहर होने के बाद रूस ने क्या किया, सैन्य अभियान किया और क्रीमिया पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जिसके बाद जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह के बाद ऐसा पाया गया कि ज़्यादातर यूक्रेनी जो है रूस के साथ ही रहना चाहते थे। अब उस जनमत संग्रह को लेकर जो पश्चिमी देश हैं, यूक्रेन है, उन्होंने क्या किया, आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस को क्या बाइकआउट करना शुरू किया, और लगातार जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं तनाव में बदलता चला गया। और बाद में अगर आप देखेंगे इसके अलावा जो यूक्रेन ने लगातार प्रयास किया कि जो नाटो है उसमें शामिल हो जाए, और कहीं ना कहीं रशिया नहीं चाहता था कि ऐसा हो, जिस वजह से अगर आप देखेंगे जो रशिया और यूक्रेन है उसके बीच युद्ध का एक कारण बना। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें संयुक्त राष्ट्र कहीं ना कहीं एक तरह से निष्क्रिय दिखाई देता है, इसमें कोई अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा है। रूस और चीन का रुख अगर देखें तो रूस राष्ट्रीय हितों के लिए अपना इसको आवश्यक बताता है। खासतौर पर चीन भी क्या करता है कि जो ऐसी क्रीमिया जैसे मुद्दे पर खुल प्रतिक्रिया देने से बचता है और ऐसे मामलों को रूस का आंतरिक मामला बताता है। नाटो और अमेरिका का रूप भी अगर आप देखें, नाटो और अमेरिका ने क्या किया, समझौते का प्रयास ना किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को उल्लंघन माना और यूक्रेन को युद्ध के लिए पूरी तरह से समर्थन दिया, जो विश्व में संघर्ष को बढ़ाता है। ये बेसिकली आर्टिकल हमने आज देखा। आज के आर्टिकल फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।